नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है, इसमें हम विभिन्न परिस्थितियों के बारे में जानेंगे और सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो शीत युद्ध चला था उस दौरान की विभिन्न स्थितियां देखेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। शीत युद्ध का मुख्य कारण यही था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ अपने आप को जो है विश्व का नेता साबित करने की कोशिश में लगे थे और इसी की वजह से जो है 1945 में शीत युद्ध शुरू होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन, जो कि उसी दौरान एक नया आंदोलन शुरू होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं एक नई विचारधारा थी। तो इसने क्या किया कि उस समय जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे विश्व के, उन 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को सोवियत संघ या फिर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन दोनों में से किसी भी गुट में सम्मिलित होने से बचा लिया और उनका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखा। तो इन सब पर हम विचार करेंगे और सबसे पहले हम देखते हैं कि जो गुट निरपेक्ष देश थे, इन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की थी, क्योंकि एक तरफ सोवियत संघ जो है विभिन्न राष्ट्रों को सहयोग देकर के अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ जो अमेरिका था, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो भी आर्थिक सहायता देकर के और विश्व के विभिन्न देशों को अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश कर रहा था। तो इस गुट निरपेक्ष देशों ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करी थी। शीत युद्ध का दौर जब हम देखते हैं तो शीत युद्ध जो है 1945 से 1991 के बीच में चला और इस दौरान कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जब हमें लगा कि विश्व युद्ध होकर के ही रहेगा और बिल्कुल इस तरीके की डरावनी स्थितियां पैदा हुई और कई बार जो है आपसी जो सलाह मशविरा करके और इस युद्ध जैसी स्थितियों को टाला गया। अब हम देखते हैं कि आखिर शीत युद्ध है क्या। तो जब दो देश या दो गुट एक दूसरे पर प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण नहीं करते, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने और कमजोर करने का प्रयास करते हैं, जिससे युद्ध न होते हुए भी एक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है, इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। मतलब विश्व के कोई भी दो राष्ट्र या फिर ऐसे कोई संगठन बन जाते हैं, अगर दो गुट बन जाते हैं, वो दो गुट क्या करते हैं, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से तो युद्ध नहीं करते, लेकिन ऐसा प्रयास करते हैं कि वो अपना विरोधी पक्ष होता है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करें, उसे कमजोर करने की कोशिश करें या जो है इसी प्रकार का कोई प्रयास करते हैं। तो वो जो प्रयास होता है जिसमें डायरेक्ट युद्ध न होते हुए भी खतरनाक स्थितियां पैदा हो जाती हैं और वो शीत युद्ध कहलाता है। शीत युद्ध की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, क्या कारण रहे थे, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध बहुत ही विनाशकारी था, जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला था और इसका अंत अमेरिका के द्वारा यानी यूएसए ने 1945 में जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। तो ये 2 परमाणु बम उसके पश्चात में शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और शीत युद्ध के केंद्र में हमने देख लिया कि एक तरफ सोवियत संघ था, दूसरी तरफ अमेरिका था। और अब देखेंगे शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण, शीत युद्ध पैदा होने के कारण क्या थे। तो पहला जो कारण था वो था वैचारिक मतभेद, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, यानी दोनों जो केंद्र थे, दोनों जो ध्रुव थे, दोनों के बीच में जो वैचारिक मतभेद थे वो उभर करके सामने आए थे। एक तरफ तो था सोवियत संघ जो कि साम्यवाद का पक्षधर था और दूसरी तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि पूंजीवाद का पक्षधर था, पूंजीवाद पर ज़्यादा जो है वो उसका बल था। तो इस तरीके से इनकी विचारधाराओं में अंतर था और यही कारण था कि दोनों विपरीत दिशा में विश्व को ले जाना चाहते थे और ये जो है वो शीत युद्ध का एक कारण बना। दूसरी बात करेंगे हम मार्शल योजना की। मार्शल जो कि तत्कालीन अमेरिकी मंत्री थे और इन्होंने क्या किया था, इनका ये मानना था कि विश्व में अगर गरीबी रहती है, अगर आर्थिक स्थितियाँ कमजोर होती हैं तो लोग साम्यवाद की तरफ उनका झुकाव बढ़ता है। तो इन्होंने यूरोप के जो विभिन्न राष्ट्र थे उनको बहुत सारा पैसा दिया, आर्थिक सहायता दी उनको, ताकि वहाँ पे किसी प्रकार की गरीबी नहीं रहे और इस प्रकार लोग जो है वो साम्यवाद की तरफ जाने से बचें। तो इन्होंने वहाँ पर पूंजीवाद फैलाने के लिए बहुत सारी पैसा दे करके उन लोगों को मदद करी थी और यही मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है।
नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम सैनिक गुटों का निर्माण। तो अब क्या किया कि इन विभिन्न राष्ट्रों ने अलग अलग सैनिक गुट बना लिए थे। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने पहले अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना करी और इन्होंने जो है एक प्रकार से ये सैनिक संगठन था और इसके खिलाफ सोवियत संघ ने 1955 में फिर वार्सा पैक्ट की स्थापना करी थी। तो ये विभिन्न गुटों का निर्माण करना भी शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण माने जा सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। इससे यह आशा की गई थी कि अब न तो कोई तनाव होगा और न ही कोई संगठन बन पाएगा। तो ऐसा माना गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई है ना 1945 में, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब, तो माना गया था कि अब ये जो संगठन बना है ये संसार में किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को रोकेगा और किसी भी युद्ध को जो है वो होने से रोकेगा। तो सोवियत संघ ने अपने सहयोगियों के साथ 1955 में वार्सा संधि बनाई थी और इससे पहले 1949 में, अप्रैल 1949 में अमेरिका ने नाटो की स्थापना करी थी। अब हम देखेंगे नाभिकीय प्रतिरोध या अपरोध, कोल्ड वॉर न्यूक्लियर डिटरेंस। तो नाभिकीय और परमाणु बमों के आविष्कार ने प्रत्यक्ष युद्ध को रोक रखा था। एक्चुअली क्या किया कि अमेरिका ने जब परमाणु बम बना लिए तो उसके बाद सोवियत संघ ने भी परमाणु बमों का आविष्कार कर लिया। तो दोनों ही जो गुट थे, दोनों ही जो राष्ट्र थे, दोनों ही जो शक्तियां थी, इनके पास में जब परमाणु हथियार जब इनके पास में थे तो कोई भी राष्ट्र जो है प्रत्यक्ष युद्ध को रोक रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर परमाणु हमला कर दिया तो दूसरा वाला भी करेगा और इस तरीके से भयानक विनाश हो जाएगा। तो परमाणु बम का प्रयोग किसी भी देश के लिए महंगा पड़ने वाला था। इसका सीधा कारण यही था कि दोनों देश परमाणु शस्त्रों के कारण एक दूसरे को भयानक क्षति पहुंचा सकते थे, अतः प्रत्यक्ष युद्ध को नजरअंदाज किया गया था। अब हम बात करेंगे शीत युद्ध का कार्यक्षेत्र। तो शीत युद्ध ने बहुत कठिन संघर्षों को जन्म दिया, परंतु इनमें से कोई संकट विश्व युद्ध नहीं करा सका, जबकि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र थे जहां महाशक्तियां सीधे संपर्क की अवस्था में थी। मतलब ऐसी कई बार परिस्थितियां बनी थी जहां डायरेक्ट युद्ध हो सकता था। जैसे हम बात करें कोरिया संकट 1950 से 53, इसके अलावा कांगो संकट 1960, उसके बाद में क्यूबा मिसाइल संकट 1962, इसके बाद में वियतनाम युद्ध 1965 से 75 और अफगानिस्तान की स्थिति 1979 से 1989। तो ये ऐसी स्थितियां थी, ऐसे संघर्ष थे कि उस समय दोनों जो पक्ष थे, दोनों जो शक्तियां थी, उनके बीच में डायरेक्ट युद्ध होने जैसी परिस्थितियां पैदा हुई थी, बट किसी न किसी कारण से उनके बीच में युद्ध होने से बच गया था। ऐसे संकटपूर्ण समय में गुटों से बाहर स्थित गुट निरपेक्ष देशों ने राज्यों के मध्य तनाव को कम करने और प्रत्यक्ष युद्ध को रोकने टालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो तीसरी जो शक्ति तो हम नहीं कह सकते, मतलब कुछ राष्ट्रों का एक संगठन था जिसे गुट निरपेक्ष राष्ट्र कहते हैं। तो इन्होंने जो किया कि ये जो स्थितियां इस प्रकार की बनी थी, उन तनावपूर्ण स्थितियों को रोकने में काफ़ी हद तक जो है वो मदद करी थी। अब हम बात करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। 1962 में सोवियत संघ ने अपने सहयोगी राष्ट्र क्यूबा जो है जो अमेरिका के पास में स्थित एक राष्ट्र था और इसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था, तो इन्होंने क्या किया कि सोवियत संघ ने अमेरिका के बिल्कुल किनारे पर वहाँ पर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी और अमेरिका को भी इसकी भनक जो है वो 3 सप्ताह बाद लगी। तो जैसे ही अमेरिका को इसकी भनक लगी कि सोवियत संघ ने मिसाइल जो है वो वहाँ पर तैनात कर दी हैं परमाणु मिसाइलें, तो वहाँ पर अमेरिका ने अपने जहाजी बेड़ों को सोवियत संघ के जहाजों को रोकने के लिए भेज दिया था। तो सोवियत संघ ने चोरी चुपके से क्यूबा के अंदर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थी और इसी घटना को इतिहास में क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। क्यूबा में उस समय उसके राष्ट्राध्यक्ष थे फिदेल कास्त्रो। तो ये जो संकट है 1962 में उत्पन्न हुआ था। अब मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जो राष्ट्र हैं, एक तरफ थे नाटो सदस्य, है ना, जो आप यहाँ पे जो ये वाला जो देख रहे हैं, ये जो कलर आप देख पा रहे हैं ये नाटो सदस्यों का है, जिसमें ब्रिटेन है, फ्रांस है, पश्चिमी जर्मनी है, बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, स्पेन में ये सारे इटली और ये यहाँ पे तुर्की भी देख सकते हैं आप, नॉर्वे, है ना। तो ये नाटो सदस्य हैं, यानी कि अमेरिकी गुट के सदस्य राष्ट्र हैं। उसके बाद में आप रेड कलर वाला एरिया देख रहे हैं। ये रेड कलर का जो एरिया है ये वार्सा पैक्ट के राष्ट्रों का है। इसमें सोवियत संघ और इसके जो सहयोगी राष्ट्र जैसे
जैसे पोलैंड है, रोमानिया है, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, है ना, ये सारे के सारे उसमें वार्सा पैक्ट में थे। इसके बाद में आप ग्रीन कलर का जो देख रहे हैं एरिया, ये अन्य कम्युनिस्ट राष्ट्र थे जिसमें यूगोस्लाविया और ये राष्ट्र आते हैं और बाकी अन्य देश हैं। तो ये वाले जो है स्वीडन है, फिनलैंड है, आयरलैंड है, तो ये अन्य राष्ट्र थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पश्चिमी गठबंधन और पूर्वी गठबंधन। तो पहले बात करते हैं पश्चिमी गठबंधन की। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया था और इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। पश्चिमी गठबंधन में शामिल राष्ट्र थे फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली और ब्रिटेन। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा, ये जो है ना, ये पश्चिम वाले राष्ट्र है। तो इसमें से जो फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, ब्रिटेन आदि जो राष्ट्र थे, ये पश्चिमी गठबंधन कहलाते हैं और इसका नेतृत्व जो है वो अमेरिका ने किया था और इसे पश्चिमी गठबंधन कहते हैं। अब हम बात करेंगे पूर्वी गठबंधन की। तो पूर्वी यूरोप के जो अधिकांश देश थे सोवियत गठबंधन में शामिल हो गए थे और इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल देश थे पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी आदि आदि। तो इस तरीके से इन्हें हम पूर्वी गठबंधन और पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जान सकते हैं। सोवियत संघ के पक्ष के राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के पक्ष के राष्ट्र भी हम जान सकते हैं और इसी तरीके से नाटो और वार्सा पैक्ट के रूप में भी इन्होंने अपने संगठन बना लिए थे। अब महाशक्तियों के लिए छोटे देशों का महत्व। अब जब ये शक्तियाँ इतनी महान थी, इतनी बड़ी थी, इनके पास इतनी ताकत थी, तो आखिर क्या ऐसे कारण रहे कि इन राष्ट्रों को जो है वो छोटे देशों का सहयोग लेना पड़ा। तो इसमें देखिए कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम पहला तो देखेंगे कि महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे तेल और खनिज के लिए जो है ये बड़े राष्ट्र इन राष्ट्रों पर निर्भर थे या फिर इनकी हेल्प लेना चाहते थे, मदद लेना चाहते थे। दूसरा था कि ये क्या करते थे, अपने सैनिक ठिकाने स्थापित करना चाहते थे जहां से वो महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सकें और अगर युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है तो वहां से नज़दीकी तौर पर जल्दी से वो हमला कर सकें। आर्थिक मदद भी लेना चाहते थे। गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे और भू क्षेत्र ताकि यहाँ से महाशक्तियाँ अपने हथियार और सेना का संचालन कर सकें। तो इसलिए छोटे छोटे देशों का सहयोग जो वो इन्होंने लिया था। अब शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए, हमने वैसे पहले ही बात कर ली है। उसमें से एक संकट था क्यूबा मिसाइल संकट, जिसके बारे में विस्तार से मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कोरिया संकट था 1950 में, वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप था 1954 से 75 में। तो इस प्रकार की कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी थी जो कि शीत युद्ध के दौरान हुई थी। दो ध्रुवीयता को चुनौती, चैलेंज टू बायपोलरिटी। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की दुनिया की बात करिए। एक तो पहली दुनिया के देश, ये जो कलर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पहली दुनिया के देश हैं। दूसरा आप कलर देख रहे हैं रेड कलर में, ये दूसरी दुनिया के देश कहलाए। और तीसरा जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये तीसरी दुनिया के देश कहलाए। ठीक है, तो ये 3 भागों में जो है वो बांटे गए थे, इन देशों को बांटा गया था, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया। वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके जो सहयोगी थे वो पहली दुनिया के देश कहलाए और जो सोवियत संघ और उसके जो सहयोगी थे वो दूसरी दुनिया के देश कहलाए और जो नव विकसित राष्ट्र थे, अल्प विकसित राष्ट्र और नव स्वतंत्र जो राष्ट्र थे उस दौर में वो तीसरी दुनिया के देश कहलाए थे। अब ऐसे कठिन समय में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका ने बहुत से देश शताब्दियों की दास्तां को कष्टों से मुक्त किया था और इस प्रकार गुटनिरपेक्षता और नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की चुनौतियाँ सामने उभर करके आई थी। तो इस तरीके से हमने देखा इसका पहला भाग और बाकी जो बचा हुआ चैप्टर वो हम देखेंगे इसके दूसरे भाग में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर करिए और रोज़ शाम को 8:30 बजे होती है हमारी लाइव क्लास, ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए। आप इसके PDF के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल 8:30 बजे लाइव क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू।